नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मौजूदा बजट सत्र को बेहद अहम वो बताया। उन्होंने संसद भवन परिसर में संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण में कई अहम संदेश छिपे थे। उन्होंने निर्मला सीतारमण की 9वीं बार बजट पेश करने को भी यहाँ पर ऐतिहासिक बताया। देखिए। खुल गए मेरे देश के उद्योगकार, मेरे देश के मैन्युफैक्चरर्स अब तो बहुत बड़ा बाजार खुल गया। अब बहुत सस्ते में हमारा माल पहुंच जाएगा। इतने भाव से वो बैठे न रहे। ये एक अवसर है और इस अवसर का सबसे पहला मंत्र ये होता है कि हम क्वालिटी पर बल दें। हम अब जब बाजार खुल गया है तो उत्तम से उत्तम क्वालिटी लेकर के बाजार में जाएं। और अगर उत्तम से उत्तम क्वालिटी लेकर के जाते हैं तो हम यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के खरीदारों के पैसे ही कमाते तो नहीं, क्वालिटी के कारण से हम उनका दिल जीत लेते हैं और वो लंबे अरसे तक प्रभाव रहता है। उसका दशकों तक उसका प्रभाव रहता है। कंपनियों का ब्रांड देश के ब्रांड के साथ नए गौरव को प्रस्थापित कर देता है और इसलिए 27 देशों के साथ हुआ ये समझौता हमारे देश के मछुआरे, हमारे देश के किसान, हमारे देश के युवान, सर्विस सेक्टर में जो लोग विश्व में अलग अलग जगह पे जाने के उत्सुक हैं, उनके लिए बहुत बड़े अवसर लेकर के आ रहा है। और मुझे पक्का विश्वास है एक प्रकार से कॉन्फिडेंट, कॉम्पिटिटिव और प्रोडक्टिव भारत की दिशा में ये बहुत बड़ा कदम है। साथियों, देश का ध्यान बजट की तरफ होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन इस सरकार की ये पहचान रही है रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। और अब तो हम रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल पड़े हैं, बहुत तेजी से चल पड़े हैं। और मैं संसद के भी सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूं कि इस रिफॉर्म एक्सप्रेस को गति देने में वे भी अपनी सकारात्मक शक्ति को लगा रहे हैं और उसके कारण रिफॉर्म एक्सप्रेस को भी लगातार गति मिल रही है। देश लॉन्ग टर्म पेंडिंग प्रॉब्लम्स अब उससे निकल करके लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस के मार्ग पर मजबूती के साथ कदम रख रहा है। और जब लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस होते हैं तब प्रेडिक्टेबिलिटी होती है जो विश्व में एक भरोसा पैदा करती है। मेरे देश के उद्योगकार। यूपी में आज कैबिनेट बैठक हुई जिसमें कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। सरकार ने शिक्षकों के कैशलेस इलाज की सौगात यहां पर दी है। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी बड़ा फैसला सरकार की ओर से लिया गया। इसी बीच कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का भी बयान सामने आया। उन्होंने यूजीसी को लेकर भी अपना बयान साफ तौर पर रखा और कहा है कि अभी अध्ययन किया जा रहा है। आपको सुनाते हैं तमाम नेताओं की असल में जो प्रक्रियाएं सामने निकल के आई है, क्या कुछ उन्होंने आखिरकार क्या। और अब हम लोग तय किए हैं कि थोड़ा यमुना और गंगा, गोमती ऐसी नदियों को लेकर इनके किनारे कई आवास बन जाते हैं। लोगों के डेवलपमेंट होता है सड़क रोड का, तो लोग अपना आवास बना लेते हैं और मूत्रालय उतरा सीधे गंगा जी में थोक देते हैं और यमुना में थोक। तो उसको भी एक बार चेकिंग करके इसको भी ठीक करना है। आने वाला समय में गंगा जी जैसा भी इनको भी 100% निर्मल होगा। जो दिल्ली और यहाँ से समझौता हुआ है कि समय टेप बंद किया जाए और पानी भी इसमें कैसे पीने के लिए और यहाँ के
तो वास्तव में अभी उपलब्धता के हिसाब से ही हम लोग भी पानी दे पाएंगे, हरियाणा में दे पाएंगे, उसकी उपलब्धता देखी जा रही है। मेरा कहना है कि अन्याय नहीं होगा। जो एक जनरल कैटेगरी के लोगों को भी लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, उसका भी समाधान होगा। निश्चित रूप से एक अच्छा निर्णय आएगा और बहुत जल्दी आएगा। कुछ आपकी बात हुई सर, आप लोग केंद्र तभी तो मैं कह रहा हूँ, बात हुई है, उसी के बाद में कह रहा हूँ। विमान हादसे में जान गई अजीत पवार की, अब ये बहुत मांग हो रही है कि आप लोग भी बहुत ही दर्दनाक घटना, दुखद घटना और महाराष्ट्र के लिए खास रूप से बेहद क्षति देने वाली घटना है, जिससे राजनीतिक रूप से काफी क्षति महाराष्ट्र को हुई है और देश के भी लिए एक क्षति है कि एक स्टेट के एक लोकप्रिय नेता ने, बड़े नेता का नुकसान हुआ। अब कल विपक्ष की जो बातें हैं, लेकिन उनके चाचा का जो बयान है वो भी आपने पढ़ा होगा, उन्होंने हादसा बताया है। लेकिन जांच तो फिर भी किसी भी हवाई दुर्घटना की जांच हमेशा होती है, इसकी भी जांच होगी। देखिए, यूजीसी का जितना हल्ला है, जब देश के शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है और अगर कोई नुकसान की संभावना है तो हम कमेटी बना देते हैं, 15 दिन में रिपोर्ट आती है, जो संस्तुति आएगी हम उसको संशोधन कर लेंगे। अगर इससे भी जो नहीं संतुष्टि है तो हमने देखा है कि जब पिछड़ों को 27% आरक्षण लागू हुआ तो पूरे देश में विरोध हुआ, तो पिछड़े गए सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट से 27% आरक्षण अंततोगत्वा लागू हुआ। तो इन लोगों को जो विरोध कर रहे हैं, इनको भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। सर, ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं, सुनवाई की मांग की है, लेकिन आप ये बताइए, जो कानून है उसमें कहा जा रहा है कि अगर कोई भी आरोप लगा देगा तो डिग्री रोक दी जाएगी, तो SC/ST नहीं भाई, नहीं, देखिए, जो उसको पहले पढ़िए, उसको पढ़िए। 17 सामान्य वर्ग के लोग भी उस यूजीसी कमेटी में थे, तो 17 लोग तो समझदार लोग थे ना, तो वो 17 लोग 17 में 17 हो नहीं कह पाए। आप किस तरह से देखते हैं इसका? बात कही जा रही है कि कमेटी है उसमें कोई स्वर्ण समाज का नहीं है, वो होना चाहिए। ये बात तो जाके सुप्रीम कोर्ट कहना चाहिए। ये बात के लिए सरकार ने जो है एक कमेटी बना दी है, वो कमेटी का प्रस्ताव आ जाता है, अगर उसमें संस्तुति होती तो सुधार लिया जाएगा। क्या मंडल की राजनीति का दौर एक बार फिर से देखेगा, जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है? कोई प्रदर्शन नहीं है, ये विपक्ष के लोग खाली ड्रामा कर रहे हैं। आज कैबिनेट की बैठक है और प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए, प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए हमारी प्रतिबद्धता है। आज विभिन्न विभागों के कैबिनेट प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा होगी और पूरे राष्ट्र में उत्तर प्रदेश राज्य डेवलप्ड स्टेट के रूप में स्थापित हो, इस दिशा में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। विभिन्न विभागों में जो लंबित प्रस्ताव हैं वो शीघ्र से शीघ्र समय के अनुसार पूरे हों, इस दिशा में आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर, जिस तरह से अजीत पवार की मौत हुई, ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुखद है और पूरा देश स्तब्ध है इस दुखद घटना को सुनने के उपरांत। हम सब दुख की घड़ी में श्री पवार के परिवार के साथ खड़े हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उन्हें अपने सी चरणों में स्थान दें। आज जिस ढंग से आप देख रहे हैं, पूरा महाराष्ट्र बारामती में शोक में डूबा हुआ है और पूरा राष्ट्र उन्हें नमन करता है, अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि देता है और हम सब लोग भी उधर जाने वाले हैं। प्रयास तो किए जा रहे हैं। आज उनका अंतिम संस्कार हो रहा है। हम भी अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके परिजनों को भगवान शक्ति दे यह दुख सहने की, उनके समर्थकों को यह दुख सहने की शक्ति दे और उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। शरद पवार का सर कहना है कि ये पूरी तरह से दुर्घटना है, इसको राजनीति में न देखा जाए। राजनीति पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने बहुत ही घटिया और घिनौना ऐसे पीड़ा के दौर से जब श्री अजीत पवार जी का परिवार गुजर रहा है, महाराष्ट्र की जनता दुखी है और दुर्घटना तो कोई ये पहली दुर्घटना नहीं थी, लेकिन इस पर इतना घटिया बयान दे करके उनके प्रति जो किसी के मन में कोई भी श्रद्धा होगी वो भी समाप्त हो जाएगी। अभी जब कैबिनेट में जाता हूं और लौट करके आता हूं तो बताता हूं उसके बारे में कि कौन कौन से प्रस्ताव हैं और बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आज कैबिनेट के भीतर होंगे
जिससे कि खास तौर पर शिक्षक वर्ग, शिक्षा मित्रों को बहुत बड़ा उससे फायदा मिलने वाला है उनकी चिकित्सा के संदर्भ में। अभी ये सारे विषय हैं, तो अभी जब हम लोग जाते हैं तो बताते हैं। गन्ना भुगतान की कानून को आप कितना सही मानते हैं? ये बाद में आता हूँ तो बताता हूँ। विकास के रास्ते पर उत्तर प्रदेश को लाए जो पहचान का संकट था वो खत्म किया जाए और कोई भी अंगुली न उठाए कि हमारे लिए कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे सब हो जाएगा। आज का विषय जो भी कैबिनेट होगा वो पास किया जाए। आज अंतिम विदाई दी जा रही है उनको। मैं बहुत ही दुखी मन से, वो मेरे पुराने साथी रहे हैं, बहुत ही कुशल और बहुत सारे हृदय मिलने वाले थे। अब आज उनका खोना हम राजनीति में हम लोग बड़ा अपूर्णीय क्षति है। मैं उनकी आत्मा को शांति देता हूं, अपनी पार्टी, अपनी सरकार की तरफ से उनके परिवार को संबल मिले। और आज के दिन में ये हम लोग बहुत कुछ खो दिए हैं। आज के दिन अब जो भी है उनका, विपक्ष के लोग कुछ भी कहते रहे, यूडीसी के मामले में हमारे केंद्रीय जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने कह दिया कि किसी भी बच्चे के साथ कोई भेदभाव नहीं है। हम भी चाहते हैं कि कोई भी गलत आदमी आरोप लगाए तो उसे भी सजा मिलनी चाहिए, और लेकिन जो दोषी हो वो छूटना नहीं चाहिए। तो फिलहाल जो है एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप कहीं ना जाएं, बने रहें सिर्फ इंडिया वॉइस पर। ब्रेक के बाद जो है फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए आपको लेकर चलते हैं सीधे लखनऊ, जहां पर कैबिनेट की बैठक के बाद जो है प्रेस वार्ता का आयोजन हो रहा है। कैबिनेट निर्णय को लेकर आखिरकार क्या कुछ जानकारी दी जा रही है, आपको सुनाते हैं। आयु सीमा एवं अधिमान का शिथिलीकरण नियमावली 2026 प्रख्यापित की जा रही है, जिसकी व्यवस्था निम्नवत है। आयु शिथिलीकरण का हम बता देते हैं आपको। अंतिम दिनांक जिन्होंने विज्ञापन के अनुसार आवेदन के अंतिम दिनांक तक सक्षम अधिकारी से अपने अवधि का सफलतापूर्वक पूरा करने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया हो, उन्हें सेवा में पद पर भर्ती के लिए सुसंगत सेवा नियमावली में विहित अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष तक का शिथिलीकरण किया जाएगा। कोई अभ्यर्थी जो अनुसंधान वित्त के रूप में 1 वर्ष का अवधि कालावधि पूरा कर लिया हो, उसे 1 वर्ष का शिथिलीकरण प्रदान किया जाएगा। कोई अभ्यर्थी जो 2 वर्ष का अवधि कालावधि पूरा कर लिया हो, उसे 2 वर्ष का शिथिलीकरण प्रदान किया जाएगा। और कोई अभ्यर्थी 3 वर्ष का अवधि कालावधि पूरा कर लिया हो, उसे 3 वर्ष का शिथिलीकरण प्रदान कर दिया जाएगा। ऐसी इसमें खास तौर से ऐसी मुख्य परीक्षाएं जिनमें अधिकतम 101 से 500 अंक तक हो, उनमें ऐसे अनुसंधान विद जो 1 वर्ष अवधि पूर्ण कर लिए हों, उन्हें 1.5 अंक, 2 वर्ष की अवधि पूर्ण कर ली हो तो उन्हें 3.0 अंक, 3 वर्ष की अवधि पूरी कर ली हो तो उन्हें 4.5 अंक अधिमान प्रदान किया जाएगा। 13 हो गया, 14 स्थगित हो गया, 14 स्थगित, 16। ये गंगा किसान सहकारी समिति, गंगा किसान सहकारी चीनी मिल लिमिटेड मोरना जनपद मुजफ्फरनगर की पेराई क्षमता विस्तार, तकनीकी अपग्रेडेशन एवं आधुनिकीकरण करते हुए चीनी मिल स्थापना किए जाने के संबंध में। ये अपने आप में पुरानी मशीनरी थी, इसलिए इसको अपग्रेड भी किया जा रहा है। मोरना में, मुजफ्फरनगर में उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लिमिटेड लखनऊ की अधीनस्थ गंगा किसान सहकारी चीनी मिल मोरना की पेराई क्षमता 2500 टीसीडी से बढ़ाकर 3500 टीसीडी प्रथम चरण में 3500 टीसीडी तत्पश्चात विस्तारित क्षमता 5000 टीसीडी करते हुए नई चीनी मिल की स्थापना किया जाना है। इस निर्णय से पुराने हो चुके जर्जर प्लांट एवं पुरानी तकनीक पर आधारित होने के कारण हो रही तकनीकी हानियों को कम कर रही तकनीक पर आधारित प्रस्तावित चीनी मिल के संचालन से लाभ प्राप्त किए जाने की सहायता मिलेगी। गन्ना सहकारी चीनी मिल मोरना क्षेत्र के गन्ना किसानों को अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए आय दोगुनी करने के लिए समस्त गन्ना मूल्य भुगतान सुनिश्चित किए जाने में सहायता मिलेगी। जो पुरानी थी उसमें जितना परसेंटेज में आना चाहिए उतना नहीं है। जी
अब ये तो जानकारी करना पड़ेगी भाई। उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ, कोऑपरेटिव चीनी मिल संघ लिमिटेड द्वारा लखनऊ, ये कोऑपरेटिव चीनी मिल संघ है। इन्वेस्टमेंट का इसमें दिया नहीं है, वैसे हम आपको पूछ के बता देंगे, जितना दिया होता उतना बता देते हैं। दूसरी चीज ये कि अगर विभाग देखे तो ज्यादा जानकारी हो, नहीं फिर आप कहीं पर से पूछ लेते फिर तो कोई बात नहीं जी। 17 नंबर स्थगित हो गया, 14 और 17 दो स्थगित हुए, 5 नंबर भी बुलाया, देखिए पर्ची आ गई, तुरंत बुलाया। 20 ये एक विशेष रूप से दिया। जनपद लखनऊ हरदोई में आप जितना कहे गए उतने पहले हो जाएं। लखनऊ जनपद लखनऊ हरदोई में प्रस्तावित पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क हेतु औद्योगिक जलापूर्ति के लिए 16 MLD टीटीपी के 20 नंबर, स्वच्छ जलापूर्ति गोमती नदी के लिए 8.25 MLD इंटेक वेल एवं राइजिंग मेन तथा स्वच्छ जलापूर्ति भूगर्भ जल से 4.50 MLD ट्यूबवेल पंप हाउस एवं राइजिंग मेन से संबंधित परियोजना संबंधी लागत धनराशि इसमें है 45,850 लाख अर्थात 458 करोड़ 50 लाख 11,000 रुपए आज मंत्री परिषद ने इसके लिए अनुमोदित कर दिए। जनपद लखनऊ हरदोई में प्रस्तावित पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क में जलापूर्ति के लिए उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण द्वारा 16 MLD टीटीपी के निर्माण स्वच्छ जलापूर्ति गोमती नदी से 8.25 MLD इंटेक वेल एवं राइजिंग मेन तथा स्वच्छ जलापूर्ति भूगर्भ जल से के लिए 4.50 MLD ट्यूबवेल पंप हाउस एवं राइजिंग मेन से संबंधित कार्य उन्हें फेज वाइज आवश्यकता अनुसार किया जाना है। ये खास तौर से इस मिल के लिए जो पानी की आवश्यकता है उसकी व्यवस्था की गई है 20 में। इसके अलावा जनपद 23 नंबर जनपद वाराणसी चंदौली में मोहन सराय उपाध्याय नगर चकिया मार्ग राज्य मार्ग संख्या 120 के चैनल 21 से चैनल 32.235 तक 4/6 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण लंबाई 11.235 किलोमीटर कार्य की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृत के संबंध में यह औपचारिक है। इसमें 328 करोड़ रुपए थी पहले लागत, अब 325 करोड़ हो गई है। यह इसलिए मंत्री परिषद के सामने आ जाया था कि 328 की 325 करोड़ हो गई जी। ये हुआ रिवीजन हुआ, इसमें 328 करोड़ 78 लाख 73,000 थी, अब हो गई है 325 करोड़ 93 लाख 8,000। आकलित करते हुए व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 13 शर्तों के साथ निर्णय खत्म। इसी प्रकार से देवरिया में जनपद देवरिया में कसिया मार्ग राज्य मार्ग 79 के चैनल 1.600 से चैनल 33.100 तक इसकी लंबाई 31.500 यानी कि 31.5 किलोमीटर की 4 लेन में चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण कार्य प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति। ये भी अपने आप में बहुत लाभदायक योजना है। खास तौर से परियोजना में इसमें जो लागत आ रही है 292 करोड़ 6,66,000। पच्चीसवां है 25वां जी डिजिटाइजेशन कहा है। जो आपके जो निबंधक कार्यालय है उत्तर प्रदेश राज्य के उप निबंधक कार्यालयों में पंजीकृत विलेखों को डिजिटाइजेशन करना, ये अपने आप में खास तौर से चूंकि आईटी का जमाना है आजकल, तो उसको डिजिटाइज करने के लिए इन्होंने व्यवस्था की है। उक्त प्रथम चरण में की योजना में 2002 से 17 तक की अवधि में निबंधन कार्यालयों में पंजीकृत एवं संरक्षित। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। जल्द होंगे हाजिर और खबरों के साथ। आप देखते रहें और बने रहें सिर्फ इंडिया वॉइस पर।
इंडिया पोस्ट, आपकी सोच, आपकी आवाज।